हेलो एंड वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल टायर्ड एकेडमी पे। आज हम लोग फिर से पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। आज है लेक्चर 3 पॉलिनोमियल का। हम लोगों ने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स जो हमारे सिलेबस में हैं, उनका ग्राफ्स कैसे बनता है, उनके रूट्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है और उनका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है। साथ ही साथ लास्ट में हम लोग जानेंगे कि जो कोफिशिएंट होते हैं किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के, उनका पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स के साथ क्या रिलेशनशिप होता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, ये आज का लास्ट लेक्चर होगा। आपके जो चैप्टर पॉलिनोमियल है उसका लास्ट लेक्चर होगा। इसके साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा और बाकी सारी चीज़ें भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है ग्राफ्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो सबसे पहला जो ग्राफ हम देखेंगे वो लीनियर इक्वेशन का देखेंगे। लीनियर इक्वेशन को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते क्यों हैं, क्योंकि जो ग्राफ बनता है एक डिग्री 1 की पॉलिनोमियल इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशन है, उसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करता है इसका ग्राफ। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है y एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर एक डिग्री 1 की पॉलिनोमियल इक्वेशन है जहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये सेम इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन या कहूँ स्ट्रेट लाइन की भी इक्वेशन होती है, जो कि इस तरीके से आप कभी फ्यूचर में पढ़ेंगे या शायद पास्ट में आपकी क्लासेस में होगा भी सही कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और सेम टू सेम इक्वेशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अगर हम एफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे y से, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम इसको एक्स वाई एक्सिस पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम एफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे y के साथ। ठीक है, चलिए, तो जो डिग्री 1 की पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसको इसी वजह से लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि वाकई में जो ग्राफ है वो एक लीनियर इक्वेशन बनता है या नहीं। तो एग्जाम्पल लिया हमने एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6। इसी को अगर हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6। ठीक है, हमने एफ एक्स को रिप्लेस कर दिया है y से, क्योंकि हम एक्स वाई एक्सिस पर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो to draw the graph we will take two random values of x and will calculate the corresponding values of y। कैसे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्राफ के बारे में या किसी भी इक्वेशन के बारे में कि किसी इक्वेशन और उसके ग्राफ में जो रिलेशनशिप होता है वो ये होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर जो इक्वेशन ले रहे हैं उसमें वेरिएबल क्या है हमारा x, और अगर इस तरफ वेरिएबल देखें तो वो है y। तो ये x और y के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन, और जब हम ग्राफ भी बनाएंगे तो वो x और y के इक्वेशन को ही, x और y के रिलेशनशिप को ही रिप्रेजेंट करेगी, बट इन अ ग्राफिकल मैनर। अब होता ये है कि जैसे जैसे हम लोग किसी भी स्ट्रेट लाइन या कोई भी कर्व हो, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल या किसी भी कर्व का जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो उस कर्व को ग्राफ पर प्लॉट करते समय जिन जिन पॉइंट्स से वो ग्राफ होकर पास होता है वो सारे के सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जो LHS है वो RHS के इक्वल होगा अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मीन्स जो x और y की वैल्यूज़ है वो उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, वो इक्वेशन उन पॉइंट्स के साथ सेटिस्फाई होगी, RHS इक्वल टू LHS के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, बट ओनली विथ दोज पॉइंट्स, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे जिस पॉइंट से वो कर्व होकर पास होता है तभी सेटिस्फाई होगा। उसके अलावा कोई दूसरे पॉइंट से को पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसी चीज़ का यूज़ करते हैं हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, आपको अगर मेरी बातें समझ में नहीं आई हैं, होल्ड ऑन, 2 मिनट के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम सेम चीज़ एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करेंगे। ऐसा समझिए हमारे पास एट प्रेजेंट ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 6। इसमें मैंने x की 2 या 3 रैंडम वैल्यूज़ ली हैं। पहली वैल्यू ली है मैंने 0, दूसरी ली है 1 और तीसरी ली है -1। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में जो हमने ली थी उसमें सबसे पहले x को रिप्लेस किया हमने 0 से, मीन्स जहाँ जहाँ पर x था उसको हमने 0 लिख दिया। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तब उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी, वो सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। सॉल्व किया, आंसर आया हमारा -6।
इसका मतलब अगर x की वैल्यू 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है -6। ठीक है, अगला हमने पॉइंट वैल्यू ली थी 1, ये +1 ली है, +1 को रिप्लेस किया तो 3 1 जा 3, -6 एज इट इज़, आंसर है आपका -3। इट मीन्स अगर x की वैल्यू 1 है तो आपकी y की वैल्यू -3 होगी। -1 को पुट कर किया इस वाले केस में, -1 लिखा हमने तो -1 के जगह पे हमारा y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई -9। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, -1 3 से मल्टीप्लाई किया -3 -6 दोनों सम हो गए -9। सो अगर हम -1 वैल्यू रखते हैं x की तो हमारा जो y की वैल्यू आती है वो होती है -9। तीनों वैल्यूज हमने ले ली। 0 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी -6, और 1 की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है -3, और -1 के करस्पॉन्डिंग आंसर आया आपका -9। हमारे पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स है, बट हमको स्टार्टिंग के सिर्फ 2 पॉइंट्स की ज़रूरत लगेगी। तो हम पहला पॉइंट लेते हैं, वो है आपका 0, -6, जहाँ पर 0 है x की वैल्यू और -6 है आपकी y की वैल्यू। दूसरा पॉइंट है आपका 1, -3। ठीक है ना, तो ये 2 पॉइंट्स हमको मिल गए हैं जो कि उस ग्राफ पर मौजूद हैं, और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है हमको पता है, और नहीं भी होगा तो हम बना लेंगे, हम देख लेंगे, ठीक है ना, कि वो स्ट्रेट लाइन बनती है या नहीं बनती है। तो देखिए 0, -6 एंड 1, -3 ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने x और y एक्सिस ले लिए हैं, ऑलरेडी बना लिए हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमको पुट करना है। पहला पॉइंट है 0, -6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -6। तो ये आपका जो 0, -6 इसमें आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा ये -6, ठीक है ना। तो ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये आपका 0, -6 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 0, -6 आपका ही स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट है आपका 1, -3, ये 1, -3 यहाँ पर, इसको मैं एक काम करता हूँ, आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट था आपका 0, -6 जो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है आपका 1, -3 जो यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमको मिलाना है, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। देखिए इस तरीके से हमने मिलाया है, ये मिला दिया, स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है ना। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम आपस में मिला देंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब आप बोलेंगे स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनी, सर्कल भी बन सकता था, कुछ और भी बन सकता था, बट अगर आप और भी पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है ना, और भी पॉइंट्स मतलब अगर आप x की वैल्यू +2, -2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी आपका मन हो वो सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में आप पुट करिए, और इक्वेशन में पुट करने के साथ साथ करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ भी निकालिए। और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ जब आप निकाल लेंगे तो वो सारे के सारे पॉइंट्स जो आपके बनेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, वो सारे के सारे इसी स्ट्रेट लाइन पर फॉल करेंगे। तो जब ये चीज़ ऑलरेडी की जा चुकी है तब जा कर के ये रिजल्ट आया है कि एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। अच्छा, इसी चीज़ को चेक करने के लिए मैंने तीसरा पॉइंट लिया था। तीसरा पॉइंट है हमारा -1, -9, -1, -9, ठीक है ना। अब क्या करिए आप इसको देखिए, क्या ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ये पॉइंट, तो -1 ये यहाँ पर आएगा, ये -1 जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से सीधे सीधे ड्रॉ करेंगे तो ये -1 यहाँ पर आएगा, और -9 यहाँ पर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर आया, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया आपका -1, -9। तो अगर इसी स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करेंगे और आगे फर्दर हम लोग बढ़ाएंगे तो आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो इसी पॉइंट से होकर गुजरता हुआ दिख रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। इसका मतलब जो मैंने कहा था वो सही था, और हम अगर चाहें तो और भी पॉइंट्स लेकर के इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं, इस चीज़ को और पक्का कर सकते हैं कि हमने जो देखा है, जो बोला है वो सही है या नहीं, कि एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। खैर, अभी तक की बातें आपको समझ में आई। एक लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल इक्वेशन होता है, उसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। कोई भी पॉइंट जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो पॉइंट मतलब जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है x एंड y। सो एनी पॉइंट जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एक्स वाई के टर्म्स में, कि एक्स वाई की वैल्यू पुट करने पर LHS RHS के बराबर आता है, तो वो पॉइंट डेफिनेटली उस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करेगा। या वाइस वर्सा, कि अगर कोई भी रैंडम पॉइंट, जैसे कि अगर मैं ये रैंडम पॉइंट उठा लूँ, इसके कोऑर्डिनेट देख लूँ, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से देखेंगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ देखेंगे तो ये 4 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। तो
इस पॉइंट को, जो भी इसकी वैल्यूज़ है, अगर हम प्रॉपर ग्राफ पर बनाते तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चलती है हमको। तो जो भी इसकी वैल्यू है, अगर इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट को, अगर लेट से x1 y1 है, तो इस x1 y1 को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये पॉइंट भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मींस ग्राफ का हर एक पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, या इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हर एक पॉइंट ग्राफ पर प्रेजेंट होगा, ग्राफ पर लाइक करेगा। एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल द इक्वेशंस फॉर ऑल द ग्राफ्स, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ या स्ट्रेट लाइन वाले इक्वेशन के लिए ही ये स्टेटमेंट करेक्ट है। समझ में आ गया? जो स्टार्टिंग में मैं समझाना चाह रहा था अभी समझ में आ गया होगा, है ना। एक पॉइंट देखते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट। अ लीनियर इक्वेशन कट्स द एक्स एक्सिस एट वन प्लेस। देखिए यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन जो जा रही है वो एक्स एक्सिस को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है ना। तो अ लीनियर इक्वेशन कट्स द एक्स एक्सिस एट वन प्लेस, दिस इज वाई इट हैज मैक्सिमम वन रूट और जीरो। अभी रूट या जीरो क्या होता है, जो हमने पहले पढ़ा कि अगर वेरिएबल इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज़ जिनको अगर हम इक्वेशन में पुट करें और उसके बाद सॉल्व करने पर अगर इक्वेशन के आंसर जो आए वो ज़ीरो हो जाए, मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए। जैसे कि इसके केस में क्या है, अगर x की वैल्यू हम पुट करते हैं और x का ऐसा ऐसा वैल्यू पुट करते हैं जिससे कि ये पूरा ज़ीरो हो जाता है, तो x की वो वैल्यू उस इक्वेशन के लिए क्या होगी, उसका रूट या ज़ीरो होगी, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो 2 से पास होगी, और 2 से पास होने के बाद ही ये इसका, क्योंकि इसका जो रूट आएगा वो 2 आएगा, ठीक है ना। इसका जो रूट आएगा वो 2 ही आएगा। तो इस इक्वेशन को जब हम लोग पास करेंगे, ध्यान से, अगर करेक्टली, अगर मैंने ग्राफ नहीं बन पाया है, अगर इसका ग्राफ करेक्ट बनता तो ये जो इक्वेशन होती वो 2 से पास होती, और 2 से पास होने के बाद क्या होता, इसका जो रूट रहता वो 2 रहता, क्योंकि यहाँ पर भी अगर सॉल्व करेंगे तो इसका रूट क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो होती है वो सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करती है, और जिस पॉइंट पर कट करती है वही उस इक्वेशन का रूट होता है। एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 प्लेसेस, दिस इज वाई इट हैज़ मैक्सिमम 2 रूट्स। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है जो अब हम आगे पढ़ेंगे वो कितने पॉइंट्स पर कट करता है, 2 पॉइंट्स पर ही कट करता है एक्स एक्सिस को। इस वजह से उसके कितने रूट्स होते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, है ना। मैक्सिमम क्यों बोला, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट मैक्सिमम 2 रूट ही होंगे, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर ही कट कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो कोई भी पॉलिनोमियल, जनरलाइज स्टेटमेंट इसका क्या हो गया कि एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज़ अ मैक्सिमम n रूट्स, कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका डिग्री n है, मीन्स अगर कोई डिग्री 5 की पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी तो उसके मैक्सिमम 5 रूट्स ही हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बट 6 नहीं होगा। अगर कोई डिग्री n की पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 10 है, तो उसके कितने रूट्स होंगे, मैक्सिमम 10 रूट्स होंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा ग्राफ देखते हैं। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है y या एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म है, अभी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है ना। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्स अ पैराबोला शेप, ये होता है पैराबोला शेप, ठीक है ना। एक कटोरे के आकार का शेप होता है, बट ये सिर्फ सीमित नहीं रहता है यहाँ तक, इसको जब आप एक्सटेंड करेंगे तो इन्फिनिटी तक बढ़ता जाता है, और दोनों जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये इन्फाइनाइट तक बढ़ता जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता। सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्स अ पैराबोला शेप व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर, ठीक है ना। ये होता है पैराबोला शेप। इस पैराबोला का जो शेप का जो माउथ होता है वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, जैसे कि इन दोनों केसेस में दिख रहा है, या ये नीचे की तरफ भी खुला हो सकता है। ये देखिए एक और चीज़, यहाँ पर ये मैक्सिमम, इस शेप को अगर आप किसी भी तरीके से रखें, ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर ही कट कर सकता है, 2 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट नहीं कर पाएगा। इस वजह से इसके मैक्सिमम 2 ही रूट होते हैं, ठीक है ना। मीन्स ऐसी 2 ही वैल्यू पॉसिबल है वेरिएबल की, जिसकी वजह से पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इन रूट्स को हम अल्फा एंड बीटा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ग्राफ का जो वर्टेक्स होता है, जो पीक पॉइंट होता है, जो सबसे लोएस्ट मोस्ट पॉइंट होता है या हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट होता है, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a। ये -b/2a क्या है, ये ABC वाला
ठीक है ना, यहाँ पे a और b की वैल्यू दी हुई है, और दूसरा y का कोऑर्डिनेट होता है -d/4a। अब ये d क्या होता है, d की वैल्यू होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, d = b² - 4ac, ये होती है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेपरेट चैप्टर है, उसमें बहुत डेप्थ में इसके बारे में बताया गया है, पूरे एक एक पॉइंट्स के बारे में, तो इसको भी जानेंगे, ठीक है। सो जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन वी कैन ऑल्सो प्लॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव अ मैक्सिमम 2 रूट्स, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, बिकॉज इट कैन कट द एक्स एक्सिस एट मैक्सिमम 2 पॉइंट्स, बट देर कैन बी 1 रूट ऑल्सो और नो रूट ऑल्सो। ऐसा भी पॉसिबल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई रूट ना हो। अच्छा, इसका जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट होता है, या इसको अगर हम उल्टा कर दें, ग्राफ को अगर पलटा दें, तो जो हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट होगा उससे पास होने वाली और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल एक जो स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करें, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, तो इसको बोलते हैं हम पैराबोला का एक्सिस। क्या बोलते हैं? पैराबोला का एक्सिस, ठीक है। और ये पॉइंट जो होता है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो देयर आर 3 केसेस। वो 3 केसेस क्या होंगे जो हमने रूट के बारे में बताया कि कैसे ग्राफ पॉसिबल है। तो सबसे पहला केस ये होता है जब जो ग्राफ है ऊपर की तरफ फेस किया हुआ है और वो एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा तब होता है जब जो d है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है। इस केस में जो इक्वेशन है उसके 2 रूट्स होते हैं और दोनों रूट्स रियल और डिफरेंट होते हैं, दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, ठीक है ना। When the graph cuts the x axis at 2 different places, तब ये वाला केस बनता है, ठीक है ना। इसका ही साथ में एक और केस होगा जब ग्राफ जो होगा उल्टा होगा, जहाँ पर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट तो करेगा बट उसका फेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये वाला ग्राफ जो ऊपर की तरफ फेस करके बनता है, ये तब बनता है जब a की वैल्यू 0 से बड़ी है या a पॉजिटिव है, उस केस में बनता है। नीचे एक मतलब समझ गए, ax² + bxv वाला, मतलब x² का जो कोएफिशिएंट है ना, ये क्या है? x² का कोएफिशिएंट, ठीक है ना। वहीं अगर a की वैल्यू जो है वो 0 से कम है, मीन्स a अगर नेगेटिव है, तो जो माउथ होगा, जो फेस होगा उसका पैराबोला का, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। बट इसमें भी वही केस बनेगा कि ये एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर भी 2 रूट्स होंगे। दूसरा केस कब आता है? जब d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। यहाँ पर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो ये 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा, एदर अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कुछ भी दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है ना। बट दोनों केसेस में d की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। अगेन इस केस में a जो है >0 और इस केस में a <0 होगा, है ना। जो ऊपर फेस करेगा या नीचे फेस करेगा डिपेंड्स ऑन a, जो x² का कोएफिशिएंट है। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर फेस करेगा, नेगेटिव है तो नीचे फेस करेगा। और कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वो डिपेंड करता है d के ऊपर। अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो 2 पॉइंट्स पर कट करेगा, d की वैल्यू 0 के बराबर है तो 1 पॉइंट पर कट करेगा, और यहाँ पर सिर्फ एक रूट होगा। यहाँ पर 2 अलग अलग रूट है, यहाँ पर 2 रूट होंगे बट दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो हम उसको एक ही रूट मानेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और इसी पॉइंट पर x की वैल्यू जो होगी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और 0 करेगी, तो एक रूट होगा। तीसरा केस आता है कब? जब d की वैल्यू 0 से कम हो। उस केस में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, टच ही नहीं करेगा, तो हमको कोई रूट मिलेगा ही नहीं, ऐसा केस, ठीक है ना। तो इस केस में आपको कोई रूट नहीं मिलेंगे। तो इस केस में आपको 2 रूट्स मिलेंगे, इस केस में आपको 1 रूट मिलेगा और इस केस में आपको कोई भी रूट नहीं मिलेगा, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। इस केस में आपको इमेजिनरी रूट्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। d की वैल्यू तो आपको पता चल ही गई, d = b² - 4ac। अब महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं इसके बारे में। दैट इफ़ वी ड्रॉ अ ग्राफ, जो चीज़ें मैंने बता दी हैं उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इफ़ वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज f(x) = ax² + bx + c, देन फॉलोइंग रिजल्ट्स कैन बी ऑब्जर्व। क्या है वो रिजल्ट्स? पहला, इफ अ कोएफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव, मीन्स अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, देन द माउथ ऑफ द ग्राफ विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन और वाइस वर्सा, मीन्स अगर जो a है वो नेगेटिव है तो माउथ क्या होगा उसका? नीचे की तरफ होगा। दूसरा, इफ द ग्राफ इज कटिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स,
on x-axis, then the equation will have two different roots and in this case d will be greater than 0. अगर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर रहा है या d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो वो दो पॉइंट्स पर कट करेगा, है ना, मीन्स दोनों उल्टे हैं. अगर दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है तो d की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, मीन्स d विल बी ग्रेटर देन 0. और इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो ग्राफ दो पॉइंट्स पर दो पॉइंट्स पर कट करेगा एटलीस्ट, है ना. तो ये वाइस वर्सा वाली सिचुएशन हो गई है, ठीक है ना. याद रहेगा, अगर आपको इक्वेशन दी है और आपको पता करना है कि कितने रूट्स होंगे तो आप क्या करो, d की वैल्यू निकाल लो. इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0 तो दो रूट्स होंगे. इफ़ d इज इक्वल टू 0 तो 1 रूट होगा. इफ़ d इज़ लेस देन 0 तो 0 रूट होगा. या फिर आपको इक्वेशन नहीं दी, आपको ग्राफ बता दिया और पूछा कि कितने रूट्स हैं, तो अगर दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है तो दो जीरोज हैं और दो जीरोज हैं तो d क्या होगा, डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा, है ना. आगे, इफ़ द ग्राफ इज जस्ट टचिंग द एक्स एक्सिस, अगर जो ग्राफ है जो सेकंड हमारा केस था उसके जैसे, अगर इफ़ द ग्राफ इज जस्ट टचिंग द एक्स एक्सिस एट वन प्लेस देन द इक्वेशन विल हैव ओनली वन रूट एंड इन दिस केस द d विल बी इक्वल्स टू 0. इफ़ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इज नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस, अगर जो ग्राफ है वो ना तो कट कर रहा है ना टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, देन इट डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स. देन उस केस में क्या होगा, जो ग्राफ होगा उसका अपना खुद का कोई रियल रूट नहीं होगा और जो d होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 से कम होगी. चलिए, ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स विथ कोएफिशिएंट्स वी विल हैव द वर्टेक्स कोऑर्डिनेट. अगर हम जब कोऑर्डिनेट्स को जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करें तो हम इस रिजल्ट्स पे पहुंच सकते हैं कि जो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे -b/2a एंड -d/4a. ये आप चाहें तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं बट ये नेसेसरी नहीं है, आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं. d की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है तो d की इनको सॉल्व करके आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना. एक एग्जांपल लेते हैं सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन के जैसे भी. आप जैसे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया था ना वैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ग्राफ बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं, आप लीजिए पॉइंट्स 0, 1, 2, 3 या -1, -2, -3, -4 ऐसे 5-7 पॉइंट्स. एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में हमको 2 पॉइंट से काम चल जाता है बट पैराबोला में हम सिर्फ 2 पॉइंट्स लेकर के पैराबोला नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना. उसके लिए हमको 5-7 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो आपको x की 5 to 10 डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी और फॉर विच आपको करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी इक्वेशन में पुट कर करके, ठीक है ना. तो जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. उन सारे के सारे पॉइंट्स को आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और फिर उनको मिलाएंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा जैसा हमने स्ट्रेट लाइन के केस में किया था. बट सिंपलर वे भी है, देखिए कैसे. यहाँ पर क्या है, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर -2x-8, ये इक्वेशन है. एग्जाम्पल लिया है हमने, इसको y से रिप्लेस कर दिया f(x) को, तो यहाँ पर हमने y ले लिया है. अब हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं. तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, b की वैल्यू आ गई आपकी -2 और c की वैल्यू आ गई आपकी -8, ठीक है ना. ये हमको कोऑर्डिनेट्स कोएफिशिएंट के वैल्यूज मिल गए. अब हम क्या करें, इफ़ a इज़ पॉजिटिव जो कि है तो पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फेस करके होगा. हमने बनाया अपवर्ड डायरेक्शन में फेस करके, ठीक है ना. सो a इज पॉजिटिव सो पैराबोला वुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. द इक्वेशन कैन बी फैक्टराइजेस. अब इस इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किया, x² -2x-8 को हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज किया. फैक्टराइज करने के बाद हमने दो टुकड़े मिले, दो टुकड़े बने, इसके दो पार्ट बने, दैट इज x+2 एंड x-4. जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, वापस से यही मिल जाएगा. जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो इस तरीके से दो फैक्टर्स बन जाएंगे. फैक्टराइज करना भी सीखेंगे हम फ्यूचर लेक्चर्स में, ठीक है. सो हमने दो फैक्टर्स किए, जब इनको आप 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे, है ना. इसका जो d है वो ग्रेटर देन 0 है, इस वजह से हमको दो फैक्टर्स मिले और दो फैक्टर से हमको दो रूट्स मिलेंगे, दैट इज -2 एंड +4. इसका मतलब जो ग्राफ है वो x एक्सिस को -2 और 4 पर कट करेगा. तो हमने -2 और 4 पर कट करा दिया, ठीक है ना. अब हमको क्या करना है, द ग्राफ विल कट द एक्स एक्सिस एज -2.0 एंड 4.0 कट कर दिया हमने. द कोऑर्डिनेट हमको दो पॉइंट्स मिल गए थे ये वाले, ठीक है ना. डायरेक्शन मिल गई कि अपवर्ड डायरेक्शन में फेस करेगा, उसको दो पॉइंट्स मिल गए जहाँ से वो पास होगा. अब हमको सिर्फ एक वर्टेक्स के पॉइंट निकालने हैं तो फिर हम फ्री हैंड ग्राफ बना करके आपस में इनको मिला देंगे. तो हम वर्टेक्स के कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे,
वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से -b/2 एंड -d/4 है। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें, कोई ऐसी समस्या आपको जो लग रही हो? यहाँ पे जैसे देखो -b/2a, माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो b की वैल्यू है -2, तो यहाँ पे -2 रखा, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है +1 इंटू +1। सॉल्व करो, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या आई 1 1 लिख दिया हमने। तो ये पहला पॉइंट आ गया x। y को निकालना है तो -d/4a, -d की वैल्यू क्या है -b² -4ac, ये d की वैल्यू है, बाहर माइनस लगा था तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, अपॉन 4a। क्लियर? वैल्यू पुट करते हैं, -b की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पे फिर से माइनस के अंदर -2² -4 इंटू a की वैल्यू है 1 इंटू c की वैल्यू है -8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, अपॉन 4 इंटू 1, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा, माइनस बाहर लगा दिया, -2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे प्लस, और यहाँ पर 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 32, अपॉन में 4 1 जा 4 है, 32 + 4 हो जाएगा 36, माइनस का अपॉन 4, 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36, तो आंसर आया आपका -9। ठीक है, क्लियर है? तो हमने पॉइंट्स निकाल लिए वर्टेक्स के, ये पॉइंट मिल गया आपको, ये पॉइंट मिल गया आपको, ये पॉइंट मिल गया, और पैराबोला की डायरेक्शन मिल गई। तो आप इजीली एक फ्री हैंड ग्राफ बना करके इसे आराम से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है ना? सो दिस इज़ वन वे। आप चाहें तो 5-10 पॉइंट्स निकाल करके भी कर सकते हैं, और ईजियर वे में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों आपके हाथ में है कि आप कैसे करना चाहते हैं। हाँ, अगर यही इक्वेशन जो होती वो अगर सिर्फ एक रूट वाली होती, जहाँ पर एक ही रूट होता, जहाँ पर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच करके पास होता, तो उस केस में आप ग्राफ नहीं बना सकते थे। खैर, एग्जैक्ट ग्राफ आप नहीं बना सकते थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक और इक्वेशन है यहाँ पे, -4x² + 4x - 1। हमने यहाँ पर जो इक्वेशन ली थी वो a की वैल्यू प्लस वाले के लिए ली थी, जहाँ पर फेस ऊपर की तरफ है। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, जहाँ पर a की वैल्यू जो है वो क्या है -4 है। कंपेयर किया हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a की वैल्यू आई आपकी -4, b की वैल्यू आई आपकी +4 और c की वैल्यू आई आपकी -1। ठीक है ना? कंपेयर करके हम लोग अब इसमें भी वही करेंगे कि a नेगेटिव है तो फेस क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे टच करके जा रहा है, देखो, है ना? लेकिन ये ग्राफ एग्जैक्ट है ऐसा नहीं बोल सकते, ये हमने फ्री फ्लो डायग्राम बनाया है, बट ये एग्जैक्ट है ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है ना? खैर, हम देखते हैं। तो फेस नीचे की तरफ होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि a जो है वो नेगेटिव है। द इक्वेशन कैन बी फैक्टराइजेस, इस इक्वेशन को जो हमने लिखी थी -4x² + 4x - 1, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो आंसर आएगा माइनस ब्रैकेट में 2x² - 1 है ना? मतलब यहाँ पर जो इक्वेशन का फैक्टर बना वो सेम फैक्टर बना, इसलिए वो आपस में मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर हो गया। ठीक है ना? जब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, मींस रूट को फाइंड करेंगे, तो रूट आएगा आपका +1/2, 0। और यहाँ पर एक ही रूट आएगा क्योंकि इक्वेशन जो है वो टच करके जा रही है एक्स एक्सिस को, और यहाँ पर जो d की वैल्यू है वो 0 के बराबर है। जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट होता है, और उस केस में जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके निकल जाता है। ठीक है? सो द इक्वेशन can be factorized as y is equals to -2x - 1 whole to the power 2, and here the d is equals to 0, therefore the equation will have only one root। d की वैल्यू 0 के बराबर है, आप सॉल्व करके देख लीजिए चाहे तो। चूंकि d की वैल्यू 0 के बराबर है, इस वजह से इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट होगा, और वो रूट क्या है y1/2, 0। अब ये रूट कैसे निकाला, इसी को आप 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है? ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 0 की वैल्यू कैसे निकाली थी, जो दो फैक्टर बने थे उनको अगर हम इंडिविजुअली 0 के इक्वल रखें, जैसे कि पहला फैक्टर था x+2, इसको जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ये -2 आ गई यहाँ पे। ठीक है? वहीं दूसरा फैक्टर था आपका x-4, सॉरी
इसको अगर आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आप इजीली सॉल्व करके निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इनके रूट्स क्या हैं, ठीक है ना। डी की वैल्यू पे आप कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि आपके रूट्स कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करके देखा कि जो इक्वेशन थी उसका रूट सिर्फ एक ही था, वो था 1/2, ठीक है। साथ में हमने -b/2a और -d/4a को सॉल्व किया तो उसका आंसर भी आया 1/2, तो हमने ग्राफ बना दिया एक इस तरीके से फ्री हैंड ग्राफ, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की डिफरेंट वैल्यूज लेनी पड़ेगी। आप इस तरीके से एक डब्बा बनाएंगे और उस डब्बे में x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यूज निकालेंगे, जैसे कि 0, 1, 2, 4, -3, -2, इस तरीके से कोई भी रैंडम वैल्यूज आप x की ले लीजिए और इक्वेशन में उन x की वैल्यूज को पुट करके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालिए। तब जा करके आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कुछ 5-10 पॉइंट्स के। उन 5-10 पॉइंट्स को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और फिर उनको आपस में मिलाएंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। दिस इज अनदर वे, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा है बट वही एग्जैक्ट वे है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला जो रास्ता है ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, जल्दी बनता है, बट ये हर केसेस के लिए सही नहीं होता, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक इक्वेशन अ क्यूबिक इक्वेशन इज अ डिग्री 3 पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ ए स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है ये इसका, ax³ + bx² + cx + d, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसमें कोई भी इक्वेशन का ग्राफ अगर आप इस तरीके का, अगर क्यूबिक इक्वेशन है उसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का कर्व बनता है जो एक इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट की तरफ बढ़ जाता है। और वो इस तरीके का कर्व बनता है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करता है, मैक्सिमम 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करता है, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पर भी कट कर सकता है इस केस में, या 1 पॉइंट पर भी कट कर सकता है इस केस के जैसे, डिपेंडिंग अपॉन। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के n रूट हैं तो उस इक्वेशन के मैक्सिमम n रूट्स होंगे। एक मैक्सिमम n रूट्स होंगे मतलब वो मैक्सिमम n नंबर्स पर x एक्सिस को कट करेगी, बट उससे कम पॉइंट्स पर भी कट कर सकती है। जैसे कि इसकी डिग्री 3 है तो ये मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पर कट कर सकती है, 4 पर नहीं कर सकती, बट ये 2 पर भी कट कर सकती है या टच कर सकती है, या 1 पर भी कट कर सकती है, ठीक है, समझ में आ गया। सो एक क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का एक कर्व होता है जहां पर वो एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करता है, जो इन्फिनिटी से शुरू होता है और इन्फिनिटी पर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके 2 एग्जाम्पल ये भी हैं, ठीक है ना। इस केस में आपको 3 रूट्स मिलेंगे, इस केस में आपको 2 रूट्स मिलेंगे और इस केस में आपको सिर्फ एक ही रूट मिलेगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसका वही जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन हैव मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट रूट्स only if it cuts the x-axis at 3 different points. The value of roots would be the x coordinate of the point. जो रूट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस पॉइंट पर x का कोऑर्डिनेट होगी, इस पॉइंट पर x का कोऑर्डिनेट होगी, या इन तीनों पॉइंट्स पर x का जो कोऑर्डिनेट होगा वही उसका रूट का वैल्यू होगा। A cubic polynomial can also have 2 or 1 root, but it will have at least 1 root। हाँ, एक और चीज़, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या हुआ था, मैक्सिमम 2 रूट्स थे, तो ऐसा नहीं है कि 1 रूट नहीं हो सकता या नो रूट नहीं हो सकता। ऐसा भी सिनेरियो है, थर्ड सिनेरियो जो हमने देखा था, जहाँ पे कोई रूट नहीं मिला हमको, ठीक है ना। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ ऐसा होता है कि या तो उसमें 3 रूट होंगे या 2 रूट होंगे या 1 रूट होगा, बट 0 रूट होगा ऐसा कोई सीन नहीं है क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को जब वो पार करेगा तो कम से कम एक पॉइंट पर तो कट करेगा ही करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 3 रूट्स एंड मिनिमम 1 रूट। चलिए अगला टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन। अच्छा हाँ, इस जो भी तीनों टॉपिक्स अभी तक हमने ग्राफ्स के देखे, इन ग्राफ्स पर बेस्ड RD शर्मा के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आपको आदि अगर सारी चीज़ें आज समझ में आ गई हैं या कुछ डाउट भी है तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब हम इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मुझे कोई अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चंस अगर कोई बनाने को बोले या
जेई मेंस लेवल का कोई क्वेश्चन बनाने को बोले पॉलिनोमियल इक्वेशन से, तो मैं इस टॉपिक से बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है, थोड़ा सा समझने वाला भी है, और इस पर क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, ठीक है ना। ऐसे सिंपल लगेगा आपको, जैसे कि मैं बहुत 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये। अ रिलेशनशिप बिटवीन अ लीनियर इक्वेशन है ना एंड इट्स कोफिशिएंट। तो लीनियर इक्वेशन सॉरी कोफिशिएंट एंड इट्स रूट। तो इन लीनियर इक्वेशन देयर इज ओनली वन रूट, है ना। और उसका जो रिलेशनशिप होता है उसके कोफिशिएंट से, जैसे कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी, सॉरी y इज इक्वल्स टू स्क्वायर नहीं, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो ये एक्स प्लस बी ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे x की या अल्फा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए। कैसे निकालेंगे इसको जीरो के इक्वेट रख दीजिए। ए एक्स प्लस बी को जीरो के बराबर करके जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो b इधर आकर माइनस हो जाएगा और a अपॉन में चले जाएगा, तो ये माइनस बी अपॉन में a। तो ये रिलेशनशिप हो गया, ठीक है ना। अल्फा का या यूं कहूँ जो रूट है, इक्वेशन का रूट, उसका कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप हो गया। सिंपल रिलेशनशिप है, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको ज़रूरत पड़ेगी रिलेशनशिप किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वही आपका y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इसमें जो कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप होता है वो इस तरीके से होता है कि अल्फा प्लस बीटा मीन्स दोनों रूट्स होते हैं, उनका सम जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है, ठीक है। ये दो रिलेशनशिप बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केसेस में। इनको आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं हम, अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रूफ करके भी बता देंगे, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि इनको प्रूफ नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। समझने में कोई बुराई नहीं है, चीज़ें ज़्यादा ज्ञान मिल जाए तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लेक्चर में होगा तो हम इसको सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। अब तीसरा आता है सबसे लास्ट आपका रिलेशनशिप इन क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, 3 रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। इनमें 3 रिलेशनशिप बनते हैं, तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस सम अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और तीसरा आता है तीनों का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन अल्फा बीटा गामा मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इसकी वैल्यू होती है आपका सी अपॉन ए। एंड अल्फा बीटा एंड गामा तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसका रिलेशनशिप रूट्स का और कोएफिशिएंट का इस प्रकार होता है कि तीनों रूट्स का जो सम होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, तीनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन प्लस सम होता है सी अपॉन ए, और तीनों रूट्स का जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है माइनस डी अपॉन ए, ठीक है ना। ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से मैंने उसको नहीं लिखा था, बट चूंकि हेडलाइन लिखी थी मैंने, हेडिंग लिखी थी, इस वजह से मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। चलिए, तो आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे और आगे के जो क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के उसको डिस्कस करेंगे। आपको अभी तक की अगर हमारी पढ़ाई समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से हमारी चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लगातार हमारे साथ बने रहें। इस चैनल पर हम शुरू से आखिर तक आपके 10th क्लास का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।